एसी सर्किट की चर्चा करते हुए पिछली क्लास में हम लोग पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म को पढ़े थे। आज हम लोग इस इंपीडेंस को 3 + 4j, ये कैसे आया है, R का वैल्यू दे रखा है, L का जो वैल्यू था उसमें j ओमेगा से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया, ठीक है। 4j ओमेगा 2πf, L का वैल्यू मान लीजिए कि जितना दे रखा है उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा L यही 4 आएगा, ठीक है। इंडक्टेंस इंडक्टर के वैल्यू में तो ये मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ये रेजिस्टेंस ये इंडक्टर में कैसे आता है, इंडक्टर का वैल्यू मालूम है आपको, उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 4 है। ओमेगा क्या है, 2πf, ओमेगा क्या है 2π × f, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, f इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसे हम ये इमेजिनरी क्वांटिटी 4j में क्यों आया है, क्योंकि ये फेज का चेंज लाता है और फेज का इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसे, ये क्या है, z = 3 + 4j, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, इधर का है वैल्यू 3 और उधर का वैल्यू है इमेजिनरी एक्सिस पर 4, यही है, यानी कि पॉइंट कहीं कॉम्प्लेक्स, इस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहां हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, यही वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ z 3² + 4² एंगल ऑफ z, इमेजिनरी एक्सिस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, यही ना है, यही आपका फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वोल्टेज ड्यू टू दिस, आपका क्या होगा, वोल्टेज और करंट विल नॉट बी इन द सेम फेज, ये इमेजिनरी नंबर क्या लाएगा, फेज का चेंज लाएगा। समझ के बात को कैसे दिखाते हैं, जेड को, ये है आपका, इस तरह से हम लोगों ने इंपीडेंस को दिखाया, इंपीडेंस को हम लोगों ने क्या दिखाया, यहां दिखा दिया। और कोई बोलेगा, मान लीजिए कि जेड और फाई दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कंपोनेंट ही है ना, जैसे वेक्टर में कंपोनेंट लेते थे, जैसे आप कॉम्प्लेक्स 12th में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां कंपोनेंट लेते थे, यहाँ रियल कंपोनेंट, इमेजिनरी कंपोनेंट, यही दो कंपोनेंट, इधर का cos फाई, इधर का sin फाई, तो आप इंटरचेंज कर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आने के बाद समझ गए, इमेजिनरी नंबर का समझ गए, मतलब समझ गया, ये क्या करेगा, फेज का चेंज लाएगा करंट और वोल्टेज में। अब करंट निकालना है तो करंट क्या रहेगा, V/Z, V मान लीजिए कि यह है आपका V एट एंगल 0 पर, तो V एट एंगल 0, पोलर फॉर्म में जब आप लिख देते हैं तो डिवाइड करना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, इसका मैग्नीट्यूड चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 3 + 4² 16 9 25 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आ जाएगा 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5 एट एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3, कैसे से निकाल भी सकते हैं, यानी कि आपका आएगा I जो है हो जाएगा V/5 एंगल ऑफ माइनस, ऊपर गया तो -0 डिनोमिनेटर का एंगल ऊपर से घटता है डिवाइड में, पोलर फॉर्म में tan इनवर्स 4/3, समझ गए। यानी करंट क्या है आपका, वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है, नेगेटिव एंगल है, करंट क्या करेगा, लैग करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखिए। एसी सोर्स के क्रम में, एसी सर्किट में हम जानते हैं कि हमारा करंट भी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, हर टाइम पर चेंज करता रहता है, थीटा या ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं Vm sin थीटा। इसी तरह से IT हर इंस्टेंट पर अलग अलग, जो भी फेज में हो हम यहां लिख देना सीधे इसी तरह से।
इस क्वेश्चन के क्रम में बात नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि इस तरह का सर्किट है, रजिस्टर दोनों सेमी फेज बनाता है ना। चलो हम दिखाना क्या चाहेंगे, मैं यह चाह रहा हूं इस तरह का सर्किट है, ऐसा ही रहे, लेकिन हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। और हमें अगर इसे एसी को रिप्रेजेंट करना है एक कांस्टेंट नंबर से, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर खेल रहा है और हर मैच में इसका स्कोर चेंज होता है, तो हम दिखाते हैं इसका एवरेज इतना है 50, एक कांस्टेंट नंबर से दिखा दिए, किसी का 40, ठीक है। तो इसका एक तरह का एवरेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके घर में सप्लाई आता होगा तो आप कहते होंगे कि 230 वोल्ट का सप्लाई है, और 230 बोल दिए तो क्या बता रहा है, वो एक तरह का एवरेज बता रहा है, और वो एवरेज है रूट मीन स्क्वायर। एक चीज मैं यहां निकालना चाहूंगा, हम एक सिंगल नंबर से एसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एसी कैन बी रिप्रेजेंटेड, एसी वेरिएशन can be represented by a single constant value called RMS value। चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, दोनों को हम लोग आरएमएस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझे बात को? रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन लीजिए और फिर रूट निकाल दीजिए। मैं कहना यह चाह रहा हूं जैसे कि वोल्टेज है, वोल्टेज वैरी कर रहा है, वीएम साइन ओमेगा टी, थीटा लिख दे रहे हैं, ओमेगा टी इज थीटा, और इसी का मैं क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मीन निकालने का मतलब ऐड करके डिवाइड करना होता है। ऐड कर दिए कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, एक साइकिल में ऐड कर दिए 2 पाई, और उसी से डिवाइड कर दिए, और फिर क्या किए, यही है आपका वी आर एम एस। इसको लिखिए, ठीक है। आप 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई वीएम स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो वीएम स्क्वायर को चलो बाहर कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान ना दीजिएगा, हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट थीटा आएगा, डी थीटा 1 डी थीटा का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा तो कांस्टेंट आएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा क्या होगा, cos साइन में कन्वर्ट करेगा, और sin 2 पाई और sin 0 क्या होता है, 0, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। साइन का जो फैक्टर आएगा 2 पाई के रूप में, यहां पर फैक्टर आएगा sin 2 पाई, जैसे ही फॉर्म यहां पुट करेंगे 2 पाई तो sin 4 पाई 0 sin 0 0, तो ये दोनों ही केस में 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ही जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 होने वाला है। जब केवल इसका इंटीग्रेट कीजिए आप, केवल इसका आपका जो कांस्टेंट फैक्टर है ये आपका आ जाएगा वीएम स्क्वायर बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा स्क्वायर रूट 0 से 2 पाई, ये आपका आ गया वीएम स्क्वायर बाय 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा जब पुट कर देंगे हम 0 से 2 पाई। समझे बात को? यहां लिमिट पुट करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन के फॉर्म में आता है, और जैसे ही लिमिट पुट करते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई 0 साइन 0 खत्म हो जाता है। वीएम स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू 2 पाई, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां छूट गया था, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 होता है, 2 लगा दीजिए, ये 4 पाई हो जाएगा, 2 लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये आपका आ गया 4 पाई, ये आपका आ गया 4 पाई। समझे बात को? 2 पाई कट जाएगा, वीएम पाई पाई कट दिया 2, वीएम बाय 2, यहां लगा दीजिएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। समझे बात को? वीएम बाई रूट 2। उसी तरह अगर आई आर एम एस लिखेंगे तो आई एम बाई रूट 2, सेम तरीके का है, दोनों सेम ही है। आई एम बाई रूट 2, जैसा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वैसा ही करंट का आर एम एस वैल्यू, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा। और ये आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, वीएम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है।
करंट का मैक्सिमम वोल्टेज। इतना समझ गए आप। एक और चीज यहां निकालते हैं, समझ गए। हम जब रिप्रेजेंट करते हैं घर में आ रहा है आपका 230 वोल्ट बोलते हैं, तो यही आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। अदरवाइज वो हर इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझे बात को। लेकिन उसका जो एवरेज है, एक तरह का एवरेज ही है वो। इसका एवरेज है आपका स्क्वायर लेकर, उसका एवरेज है कि स्क्वायर रूट। समझे। डायरेक्ट एवरेज लेते तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसी का जीरो लेंगे तो एवरेज लेंगे, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, जोड़ेंगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इसका कैसे लेते हैं हम लोग, स्क्वायर डैन मीन। डैन का एवरेज लेकर स्क्वायर का मीन, सॉरी स्क्वायर का मीन, मीन मीन्स लेकर आपका मीन मीन्स एवरेज, स्क्वायर का मीन और उसका फिर स्क्वायर रूट। समझ गए बात को। अब हम लोग एक और टर्म यहां से देखते हैं, वो है पावर। पावर भी आपका देखिए, एक तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर माने एक क्षण का, हर एक क्षण में वो चेंज करेगा। v चेंज कर रहा है टाइम से, i चेंज कर रहा है टाइम से, vm साइन थीटा, im साइन थीटा। लेकिन हम जब एवरेज पावर लेंगे तो कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। क्या आ जाएगा एवरेज जी, इंस्टेंटेनियस पावर जो आया है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ दिए आप 0 से 2 पाई तक और डिवाइड कर दिए, ये हो गया आपका एवरेज पावर। एवरेज पावर कितना आएगा आपका 1/2 पाई 0 से 2 पाई Vm Im साइन स्क्वायर थीटा। सेम तरीके का फैक्टराइजर पहले आया था और Vm Im कांस्टेंट में आ गया है। Vm Im बाहर निकाल ले रहे हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। जैसे पहले किए थे हम लोग, वैसे ही अगर करें इसको इंटीग्रेशन 2 पाई 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये आपका फिर cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 आएगा पहले के अनुसार। Vm Im 4 पाई और आपका आ जाएगा 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जैसे पहले आया था, cos का जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन के फॉर्म में आएगा, जब साइन के फॉर्म में लिमिट पुट करेंगे साइन 4 पाई 0 साइन 0 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। Vm Im by 2, इसको लिख सकते हैं Vm by 2 √2 इंटू Im by √2, यानी कि एवरेज पावर आपका आ गया Vrms इंटू RMS को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज पावर। Vrms इंटू IRMS को कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज पावर। समझे। यहां मैं एक चीज ध्यान में रखा हूं, एक चीज मैंने कहा है, एक तरह से मैंने मान लिया है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में। ये कब होता है, जब सर्किट रेजिस्टिव हो, तब दोनों सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट। अगर सर्किट रेजिस्टिव नहीं हो तो क्या हो जाएगा आपका जी, दोनों सेम फेज में नहीं रहेंगे। उस क्रम में हम उसको हम ऐसे लिखते हैं। आप चाहे तो यहां पर इसको रख के साइन करंट को अलग फेज में रखिए, साइन थीटा प्लस फाई कर दीजिए, तब निकालिए एवरेज पावर। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब फेज का डिफरेंस हो तब हम लोग लिखते हैं पी एवरेज। इसी से आप ला सकते हैं साइन थीटा में फेज का अंतर ले आइए, दोनों को सेम फेज में ना रखिए, थीटा प्लस फाई कर दीजिए। उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपका आएगा Vrms IRMS इंटू कॉस फाई, ये आपका आएगा। जैसे कि यहां पर अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई फेज का अंतर नहीं आता, फाई 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टिव सर्किट में पी एवरेज Vrms इंटू IRMS। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं,
ये देखिए फॉरवर्ड स्टेट सर्किट। समझे बात को? अगर दोनों में फेज का अंतर है, फेज का अंतर क्यों आएगा? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इंपीडेंस द सर्किट डज नॉट कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस बट इट कंटेन्स दिस इमेजिनरी नंबर ऑल्सो। सो इंपीडेंस, रिएक्टेंस ऑल्सो, इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। इमेजिनरी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस ऑल्सो। तो इस तरह से जब इंपीडेंस हो तो देखिए आपका ये फैक्टर कॉस ऑफ फाई, कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को, फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ये क्यों आया है? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इंपीडेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, कॉस फाई पावर इज कॉल्ड, को कहते हैं, इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। इसको लिखिए, समझे बात मेरी? लिख लिए VRMS इंटू IRMS, और यहां से आपका आएगा जो कॉस फाई है। एक चीज मैं और यहां दिखाना चाहूंगा, अगर हम लोग इसी को प्लॉट करते हैं, फिर से आता हूं, फिर से मैं इस एक्सप्रेशन पर आऊंगा, ठीक है? अगर हम लोग इसी को प्लॉट करते हैं, R यहां दिखाए हैं, R मेरा इस एग्जांपल में क्या है? 3 और R प्लस जे एक्सएल इसको लिख देना है, ठीक है? और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, एक्सएल कितना है? 4। ये जेड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जेड का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ठीक दिखा रहा है। वेक्टर में भी पढ़े होंगे, डिस्टेंस जेड क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रायंगल देखिए फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी तरह से देख सकते हैं। तो अगर हम यहां से भी हम चाहें तो पावर निकाल सकते हैं। यहां देखिए, एक चीज में पावर तो निकाल ही सकते हैं, एक चीज में और बताना चाहूंगा, यही फाई है, क्योंकि करंट और वोल्टेज में फेज का अंतर कौन लाया है? ड्यू दिस इंपीडेंस, इट हैज इमेजिनरी पार्ट। तो इसका इंफॉर्मेशन हम यहां से भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई इक्वल टू, आप किसी तरह से सोचिए, कॉस फाई इक्वल टू क्या? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच आर बाई जेड। कॉस थीटा इक्वल टू रियल पार्ट, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है? रियल पार्ट अपॉन दिस जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यू नो, तो कॉस थीटा बी बाई एच, तो यू नो जेड इक्वल टू आर इक्वल टू क्या लिखते थे? आर क्या लिखते थे? जेड कॉस थीटा, ये लिखते थे आर इक्वल टू, ऐसे भी निकालिए जेड कॉस फाई। इसमें रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते थे जब पोलर को, तो देखते हैं कंपोनेंट कन्वर्ट क्या करना है? कंपोनेंट देख लेना है, समझे बात को? किसी तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। फाई का इंफॉर्मेशन हम सीधे सीधे जेड देखकर भी निकाल सकते हैं कि दिस सर्किट में अगर करंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट और वोल्टेज में यह फेज का चेंज होगा, यह फेज का चेंज होगा, समझे बात को? अगर हम लोग यहीं पर हम इस आर में IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर हम इस एक्सेल के वैल्यू में, यही वैल्यू यहां पर है, IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पर IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? वोल्टेज पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, इसको वोल्टेज को ऐसे लिखते हैं हम, IRMS वोल्टेज क्या होता है? इंटू, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो R, अगर इंपीडेंस होता है तो Z। यहां पर केवल दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, R ही चीज वहां किए हैं, इंटू IRMS। वोल्टेज को ऐसे लिख दिए हैं, पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू R। समझे बात को? तो ये देखिए, समझे बात को? रजिस्टिव सर्किट था, अगर यहाँ रजिस्टेंस है, दोनों सेम फेज में है अगर, तो यहाँ देखिए, ठीक है? अब तीनों दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पावर हो गया, ये भी पावर है। इस पावर को बोलते हैं रियल पावर। यही पावर एक्चुअल में डेसिपेट होगा, वाट पावर। एक्चुअल में यही पावर आपका डिसिपेट होने वाला है।
इस पावर को बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या हो गया जी, IRMS का इंटू आर कर दिए तो आर से जो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर, यूनिट क्या है वाट। इसको जब एक्सेल से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्सेल रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस वाले कंपोनेंट से, इसको बोलते हैं आप रिएक्टिव पावर। इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। देखिए वोल्ट और एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन है वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और ये जो पावर है आपका IRMS स्क्वायर इंटू जेड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऐसे कोई निकाला है बच्चा, ये और ये बोलते हैं एपरेंट पावर। देखिए तीनों को एस से भी डोनेट करते हैं, खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको एस से भी डोनेट करते हैं, एस से डोनेट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। समझे बात को? बस वोल्टेज और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, जो पावर आ रहा है IRMS स्क्वायर इंटू जेड, चलिए ठीक है। ये है वोल्ट एम्पियर, ये वाट, ये आपका रिएक्टिव पावर। तो आप अब इसको कभी कभी कहता है, देखिए ऐसे भी बोलता है, ये पावर दे दिया, ये पावर दे दी, ये पावर क्या है, यहां दे दिया आपका, ये आपका क्या है आई स्क्वायर जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, या आई इंटू जेड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू आई कर दिए, तो ये क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। आई इंटू जेड क्या हो गया, नेट जेड से मल्टीप्लाई कर दिए ना, वोल्टेज हो गया। आई आरएमएस इंटू नेट इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए तो वी आरएमएस आई आरएमएस, यही आता है। करंट इंटू इंपीडेंस क्या होता है, ये तो वी आरएमएस होता है, पूरा जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए इसको वोल्ट और ये एम्पियर, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, यही है। समझे बात को? अगर ये पावर आपको दे दिया वोल्ट एम्पियर पावर, इसको एस से डोनेट करता है, डोनेट ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ध्यान में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको डब्ल्यू से डोनेट करता है, इससे कोई ये नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्या है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये पावर दे दिया वाट एम्पियर पावर, बोला कि ये पावर कितना होगा, वाट पावर कितना होगा, ये दे दिया आपका 5 वोल्ट एम्पियर, समझ के केवल से लिख रहे हैं VRMS आई, तो बोलेगा कि वाट पावर कितना होगा, वाट पावर, रियल पावर कितना होगा, तुम क्या करेंगे, मुझे 5 दे रखा है, 5 ही दे रखा है, 5 है आपका 0.5 है आपका, आपको दे दिया 30 डिग्री, तो हम cos फाई निकाल लेंगे, cos फाई निकाल लेंगे ना, cos 30, और वाट पावर क्या है, ये कंपोनेंट है पावर का, ये कंपोनेंट यानी कि वाट एम्पियर वाले पावर में cos फाई से मल्टीप्लाई कर, जैसे वेक्टर में करते थे, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, ये वाला पावर कंपोनेंट निकालना है और कुछ नहीं, 5 इंटू cos फाई। समझ गए बात को? ये वाला पावर बोलेगा तो निकाल लेंगे, और दोनों दे रखा होगा, ये वाला पावर दे रखा है, ये वाला, ये निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस, ये पावर दे रखा है, ये पावर दे रखा है, इमेजिनरी रिएक्टिव पावर, और ये तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये समझ गए बात को? कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रायंगल भी देखिए बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल से तो समझ आया है। यहां पर देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कुछ भी दिया हो तो इंटरचेंज कर सकते हैं, यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको, और तीनों पावर में मैंने अंतर भी दिखा दिया, कैसे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ये दे रखा तो ये कंपोनेंट निकालना है, तो निकाल, ये अगर ये दे रखा है, कहा ये निकालो, ठीक है भाई, जैसे हम निकालते थे, जेड क्या हो, ये पावर क्या हो जाएगा, अपरेंट पावर क्या हो जाएगा, रियल पावर का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर रूट में आपका रिएक्टिव पावर का, ये याद रखने की चीज कुछ है ही नहीं, आप केवल इतना ध्यान रखते हैं, ठीक ना होगा, फिर से लिख देते हैं, लिख लिए होंगे इसको। अगर ये दे रखा है तो एपरेंट पावर पूछा कि एपरेंट पावर बताओ, न्यूमेरिकल में आपको इसी तरह से पूछेगा, तो एपरेंट पावर ये होता है, ये दोनों दे रखा है, हम क्या करेंगे, अच्छा ये दे रखे हो, रियल पावर दे रखे हो ना, रियल पावर का स्क्वायर अपॉन रिएक्टिव पावर का स्क्वायर,
समझे बात? लिख लीजिए इसको। अगर आप केवल इस ट्रायंगल को ध्यान में रखे हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये मालूम है तो ये निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं, वैल्यू दे रखा, बस इसको आपको ध्यान दीजिए। कंपोनेंट पोलर से रेक्टेंगुलर सब कुछ इसी ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल को पावर ट्रायंगल में, समझ गए बात को? जेड दे रखा, उसी में केवल IRMS मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको जेड दे दिया, ये 3 है और बोला कि ये 4 है, जेड ही दे दिया इमेजिनरी, इसमें केवल IRMS मल्टीप्लाई किए हैं जेड। आपको बोला कॉस फाई निकाल, नहीं निकाल लीजिएगा, पहले फाई निकाल लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पर tan इनवर्स 4/3 और फिर कॉस फाई यहां रख निकाल लेंगे, पावर फैक्टर निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझे बात? केवल ये ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, बाकी सारे कुछ आप इससे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे।